नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। लाइक एवरी डे वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल। प्लीज मेक श्योर कि आज की डिस्कशन जो है, आज का ये वीडियो आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट। एक ब्रीफ दे देता हूं कि आज हम बात करने वाले हैं HIV के साथ जुड़ी हुई एक वैक्सीन के बारे में। जी हाँ, HIV की वैक्सीन जो है, इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, एज यू नो। तो ये जो आर्म्स का बिजनेस है, हथियारों का जो व्यापार है, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये अप होता जा रहा है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम एक अलग एंगल से देखने वाले हैं। देन इंडिया और कनाडा के रिलेशंस की बात करें तो कनाडा की जो इंटेलिजेंस सर्विस है, उसने खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, इनको लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया है। तो इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट की वजह से भारत और कनाडा के रिलेशंस पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इस चीज को देखने वाले हैं। देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट फ्री स्पीच। ये जो फ्री स्पीच वाली बात है, इसमें क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, हाई कोर्ट्स कुछ कह रही हैं, राइट। जो लोअर कोर्ट्स हैं वो कुछ अलग कह रही हैं। दिस इज एसोसिएटेड विद दिस थग लाइफ नाम की एक फिल्म है कमल हसन साहब की, उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी कर्नाटका में। तो इसके साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। लेकिन सबसे पहले लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद क्वांटम सिक्योरिटी। राइट, प्रश्न है, हाउ डज क्वांटम साइबर सिक्योरिटी प्रॉमिस टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स? डिस्कस। ये टॉपिक GS पेपर 3 के साथ जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स ये साइंस एंड टेक के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, दैट इज साइबर सिक्योरिटी, राइट। एंड गवर्नेंस के साथ भी जुड़ा हुआ ये विषय है। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक थ्रू का मतलब ये होता है कि एक नई चीज़ की कोई शोध हुई है, कोई किसी चीज़ की खोज हुई है, तो उसको ब्रेक थ्रू शब्द से एक्सप्लेन किया जाता है, या फिर उसका एक समानार्थी शब्द है, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बेसिकली कि कुछ नया हुआ है। अब भारत ने क्वांटम साइबर सिक्योरिटी जो है, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव किया है, एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट भारत ने अचीव किया है। एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, राइट। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में यह हुआ कि 1 किलोमीटर, अभी तो ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, यहां पर मान लीजिए कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। ओके, तो ये A to B कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई, राइट। और ये जो कम्युनिकेशन है, ये क्वांटम साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो क्वांटम की है, ये फ्री स्पेस में जब ये चीज़ों को, मीन्स मैसेज को जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया या फिर भेजा गया मैसेज, राइट, लेट्स यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज। ये A से B एक मैसेज आपने भेजा, जैसे फॉर एग्जांपल हम सब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट्सएप कहता है ना कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, सारी चीज़ें जो हैं वो एनक्रिप्टेड होती हैं। तो इट्स लाइक आपने ये लिखा आपके दोस्त को कि हाउ आर यू, तो आपको ये नज़र आ रहा है हाउ आर यू, आपके दोस्त को भी हाउ आर यू ही नज़र आएगा। लेकिन जब हाउ आर यू आपने लिखकर सेंड बटन दबाया, तो ये कोई एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये कोड जब आपके दोस्त के मोबाइल पर पहुंचता है तो फिर से ये डीक्रिप्ट हो जाता है। तो फिर आपके दोस्त को ये चीज़ दिखाई देती है, हाउ आर यू लिखकर आपने भेजा है। अब जब ये मैसेज आपने भेजा, ये तो माइक्रो सेकंड में सारी चीज़ें हो गई, लेकिन बीच में माइक्रो सेकंड में ही इस मैसेज को अगर हैक किया जाए तो डीकोड करके लोगों को, जो भी हैकर है उनको पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा था उसमें। ओके, अब भारत ने जो चीज़ अचीव की है, दैट इज ये क्वांटम साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हुए ये A से B पॉइंट, जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसमें जो मैसेज भेजा गया, तो ये क्योंकि क्वांटम साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल इसमें किया गया, तो इसकी वजह से ये हुआ है कि
एक तो मैसेज जो है इसको कोई बीच में से डिक्रिप्ट नहीं कर पाया, नंबर वन। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जब बीच में से मीन्स ये एक्सपेरिमेंट, ये डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर जब जानबूझकर बीच में से किसी ने ईव्स ड्रॉप करने की कोशिश की या फिर इस मैसेज को पढ़ने की कोशिश की, तो अलर्ट भी दिया गया कि देखिए कोई आपके मैसेज को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट ये सिक्योरिटी ने डिटेक्ट कर दिया कि कोई बीच में से आपके मैसेज को पढ़ने की या फिर डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो डिक्रिप्ट नहीं हो पाया। सो दिस इज अ बिग थिंग। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, अब ये फ्यूचर में इसको एक बड़े लेवल पर ले जाएंगे और इसको लेट्स से जो सैटेलाइट के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है, राइट, नेशन वाइड क्वांटम नेटवर्क्स में इसको तब्दील किया जाएगा। दैट मीन्स के डेटा चोरी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होगी, खास करके जब आप कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल एनक्रिप्शन की मेथड्स हैं, जो अभी जो एनक्रिप्शन की मेथड्स यूज़ की जा रही हैं, इन मेथड्स को क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से आराम से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए ये क्वांटम साइबर सिक्योरिटी जो है, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो आपके सारी चीज़ों को क्रैक कर देगा ऑन द स्पॉट, माइक्रो सेकंड्स में चीज़ों को क्रैक कर देगा। तो फ्यूचर की जो तैयारी है, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स जब बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर आ जाएंगे, तो उस समय पर ये डेटा लीक और ये सारी चीज़ें ईजिली हो जाएगी। सो टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, कुछ ऐसे हैकर्स हैं, कुछ ऐसे मलिशियस एक्टर्स हैं, तो उनसे बचने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी, ये क्वांटम साइबर सिक्योरिटी में भारत ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो सक्सेस मिला, दिस इज अ बिग थिंग। बट देयर आर फ्यू चैलेंजेस एज वेल। अप्रैल 2023 में भारत का जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसको अप्रूवल मिल गया। जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उसमें नंबर वन जो चैलेंज है दैट इज फंडिंग। फंडिंग इसलिए क्योंकि अप्रैल 2023 से लेकर 2031 इतने सालों के लिए जो बजट में से पैसे दिए गए हैं, दैट इज जस्ट एंड जस्ट 6,003 करोड़ रुपीज। दिस इज नॉट इनफ। अगर हम इसी फंड को चाइना और यूएस के साथ कंपेयर करें तो दे आर स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 10 टाइम्स 15 टाइम्स मोर ऑन दिस टेक्नोलॉजी। क्वांटम मिशन में वो हमसे 10 गुना 15 गुना ज़्यादा पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फंडिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरा जो इश्यू है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो लैब्स हैं जहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों का भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभाव है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी के साथ फॉरेन देशों पर हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। क्रायोस्टैट्स जिनको कहते हैं, ये हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। जो सेंसर्स होते हैं वो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। फिर दूसरे चैलेंजेस की बात करें तो एक तो हैं जो ब्यूरोक्रेसी है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिलेज होते हैं, राइट, आई वुड राइट हियर डिलेज, बहुत देरी होती है। और सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं रहता है। तो अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, इफ़ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, आपको कोई पार्ट्स चाहिए, आपको कोई चीज़ें चाहिए, तो फिर आपको अप्रूवल लेना है। वो अप्रूवल आपको 6 महीने 7 महीने के बाद मिलेगा। आपका पूरा रिसर्च करने का मन ही नहीं लगेगा। यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट योर पीक बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिलेज। तो ये इश्यूज, और ऊपर से फंड की भी, और फंड में भी ऐसा है, ये 6,003 करोड़ रुपए जो इसके लिए इतने सालों के लिए जो रखे गए हैं, तो उसमें से बहुत कम पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। काम बहुत बाकी है लेकिन पैसों का इस्तेमाल कम हो रहा है बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन डिपेंडेंसी और ख़ास करके ये डिलेज की वजह से ये चीज़ें जिस स्पीड में आगे बढ़नी चाहिए उस स्पीड में आगे नहीं बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर किसी भी देश पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, राइट। ऐसा नहीं कह सकते कि इनकी वजह से ये इश्यू हो रहा है। मैं जो आपको बता रहा था ना कि चाइना, यूएसए तो कहीं ना कहीं 20 टाइम्स ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और उनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है इस विषय को लेकर। तो ये सारे सॉल्यूशंस के लिए वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स।
जब तक ये रिफॉर्म्स हम नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को हम और ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाएंगे, तब तक क्वांटम का जो भारत का पोटेंशियल है वो हम अनलॉक नहीं कर पाएंगे और ग्लोबली हम हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे, राइट। स्केलिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स ओवरकमिंग हार्डवेयर, हमारे यहाँ पर चीज़ों का प्रोडक्शन हो, सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पर हम बनाएं, और ये जो रिसोर्सेज की लिमिटेशन है उसको हमें हटाना पड़ेगा, राइट। दिस इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा ना कि इट्स नॉट जस्ट कि आप युद्ध जो हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की मदद से ही लड़ सकते हैं, नहीं, यू नीड स्पेस टेक्नोलॉजी, यू नीड साइबर सिक्योरिटी, ये चीज़ें भी उतने ही इंपॉर्टेंट डोमेन्स आज के समय में बन चुके हैं, राइट। तो ये भारत को एक प्रायोरिटी के तौर पर इन चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट हाउ डज द जुडिशियरीज इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्री स्पीच इम्पैक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, डिस्कस। जनरल स्टडीज पेपर 2, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू हैव ऑफ कोर्स जुडिशियरी, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स, राइट, ये चीज़ों को टच करने वाला ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ये जो थग लाइफ नाम की जो फिल्म है, कमल हसन साहब की फिल्म है, इज़ अ वेरी फेमस एक्टर, आई एम श्योर आप उनको जानते होंगे, बहुत सारी मीन्स मेरे जन्म से पहले उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं और आज भी वो फिल्म बनाते हैं, इज़ अ वेरी बिग स्टार, राइट, बहुत ही फेमस है कमल हसन साहब। अब उनकी थग लाइफ का ट्रेलर क्या है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये फिल्म किस विषय पर है, लेकिन एक चीज़ जो पता है दैट इज़ कि कर्नाटका राज्य जो है, कर्नाटका में इस फिल्म को मीन्स रिलीज का क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, ये केस उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फ्री स्पीच जो है इट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट नंबर 1। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में बताई है दैट इज कि ये जो हर्ट सेंटिमेंट की बात है कि आप कुछ कहते हैं और इसकी वजह से, देखिए फ्री स्पीच के बारे में एक चीज तो आप सब जानते हैं कि फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी कह दूं, मतलब कि कोई आकर कुछ भी बोल दे, गालियां दे दे, राइट, किसी के बारे में ऐसी बातें कर दे जो नहीं करनी चाहिए, जो कॉमन सेंस कहती है कि भाई ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, राइट, किसी को गाली दे देना फॉर एग्जांपल, तो मैं कहूँ कि ये इट इज़ पार्ट ऑफ माय फ्री स्पीच, ये फंडामेंटल राइट, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, एक बहुत ही कॉमन सेंस से भी चीज़ों को समझे तो रिस्ट्रिक्शन है। आज फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेक्चर चल रहा है, राइट, तो आप रिप्लाई में किसी विषय पर ऐसे गालियां थोड़ी लिखेंगे, यू नो दिस इज नॉट सेंसिबल, फिर आप कहें नहीं दिस इज फ्री स्पीच, सेम थिंग वाज विथ मी एज वेल, मैं कोई ऐसी चीज हुई, कोई रेप हुआ तो फिर हम क्या गाली बोलने लगेंगे? नो, दैट इज नॉट राइट, उस चीज का विरोध हम करेंगे लेकिन फिर हमारी जो भाषा होगी उसको भी हम थोड़ा संयम में रखेंगे, राइट, सो दैट इज फ्री स्पीच। अब ये तो सिर्फ एक विषय पर बातचीत की बात, कई बार क्या होता है किसी ने कोई पेंटिंग कर दी, किसी ने कोई फिल्म बना दी, फिल्म के अंदर कुछ दिखाया है, तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई फ्री स्पीच जो है ये तो फंडामेंटल जो राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमें हर एक व्यक्ति को मिलता है, तो उसका पार्ट है, और इसी के साथ साथ ये हर्ट सेंटिमेंट की जो बात है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हर बार आप कहेंगे, आज मीन्स कोई भी कुछ भी कहेगा और किसी ना किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, तो ये चीज जो है, इन चीजों की वजह से आप फ्री स्पीच को बंद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कर्ब फ्री स्पीच, यू कैन नॉट कर्ब फ्री स्पीच। हर बार हर्ट सेंटिमेंट का नाम लेकर आप फ्री स्पीच को ऐसे रोक नहीं सकते। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट ने थग लाइफ फिल्म के साथ जुड़ा हुआ जो केस है उसमें बताया है। ये मैं इसलिए इतना ज्यादा छोटी छोटी डिटेल्स आपको बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही इमरान प्रतापगढ़ी का जो केस था, इसी प्रतापगढ़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग बात बताई है। फिर लोअर कोर्ट्स की जब बात आती है तो लोअर कोर्ट्स जो हैं
उनमें कितने सारे ऐसे केसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट ये कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हर्ट करें, ये कलकत्ता हाई कोर्ट कह रही है। कर्नाटका हाई कोर्ट जो है वो ये कहती है कि आपको दूसरों के या फिर मासेस जो हैं उनके सेंटिमेंट को हर्ट करने का अधिकार नहीं है। दूसरी जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो भी फ्री एक्सप्रेशन या फिर फ्री स्पीच को लेकर उनके जो स्टैंड्स हैं वो काफ़ी अलग हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो ये चीज़ों की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इन चीज़ों की वजह से फ्री एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। व्हाट इज़ फ्री स्पीच, व्हाट इज़ अ थिंग दैट विल कोज हर्ट ऑफ सेंटिमेंट्स। और फिर अगर कुछ बोल देंगे, कुछ कह देंगे, कुछ कर लेंगे तो उसके बाद लोअर कोर्ट में क्या होगा और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा स्टैंड लेता है तब जाकर आपको ये आपका जो केस है वो सॉर्ट आउट होगा। तो जुडिशियरी में ही बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी है और ये इनकंसिस्टेंसीज की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसमें कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है। फ्री स्पीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन फिर ये हर्ट सेंटिमेंट्स जो हैं इनको आप क्लियरली या तो एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि इसका कई जगह पर मिसयूज होता है, बहुत सारी जगहों पर। और ख़ास करके अगर आप देखेंगे जब भी कोई पॉलिटिकल रैलीज होती हैं या फिर किसी जगह पर नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल का कोई इलेक्शन का माहौल है तो उसमें तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो एक साथ पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ों को अगर क्लियरली डिफाइन किया जाए, क्लियर गाइडलाइंस क्रिएट की जाए, इसमें कोई ग्रे एरिया ना हो, कोई ऐसा कंफ्यूजन का एरिया ना हो कि व्हाट इज़ फ्री स्पीच एंड व्हाट इज़ हर्ट सेंटिमेंट, कौन सी चीज़ें आपको नहीं बोलनी चाहिए। ये चीज़ें जब तक क्लियरली डिफाइन नहीं होगी तब तक इस प्रकार के केसेस हमें बार बार देखने को मिलते ही रहेंगे। और जुडिशियरी में भी कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है कि इसमें भी जो इंटरप्रिटेशन है उनका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इज़न्ट इट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अब बात करते हैं HIV के बारे में। हाउ डज lenacapavir represent a breakthrough in HIV prevention? Discuss its implications. अगेन GS पेपर 3 के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। हेल्थ, मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, टू बी प्रिसाइज, पब्लिक हेल्थ के चैलेंजेस इसके साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। तो ये एक वैक्सीन है, lenacapavir इसका नाम है, राइट। और ये साल में 2 बार लेनी है और इससे क्या होगा, इससे 100% HIV में आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जो HIV है, राइट, एड्स, तो इसका 100% प्रोटेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। HIV के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। अब हार्ट अटैक क्या है, कैसे होता है, राइट, नॉट फ्रॉम एज अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक लेमेंस पॉइंट ऑफ व्यू वी नो हाउ इट वर्क्स। बुखार कैसे होता है, क्या होता है, तो सेम थिंग गोज विथ HIV एज वेल। आई बिलीव यू नो इट वेरी वेल हाउ इट वर्क्स। तो ये साल में 2 बार ये डोज लेना है और इससे आपको, कोई एडल्ट है, कोई एडोलसेंट है, तो 100% एक प्रिवेंशन, एक आप समझ लीजिए कि प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है ये lenacapavir से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी अफोर्डेबिलिटी का, और अफोर्डेबिलिटी नहीं है इसकी वजह से ये एक्सेसिबल भी नहीं है। साल में 2 बार अगर USA में आप इसका डोज लेते हैं तो कीमत है $28,218। दिस इज वे टू हाई। ये कोई पैसे वाला व्यक्ति भी होगा ना, वो भी 2 बार सोचेगा कि $28,218 पर ईयर। तो हाई इनकम कंट्रीज में भी इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। अब सबसे ज़्यादा आपको HIV का बर्डन जो है वो किन देशों में देखने को मिलता है? यू विल फाइंड इट पर्टिकुलरली पुअर नेशंस, और उसमें भी जो क्षेत्र है दैट इज़ अफ्रीका का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका बर्डन हमें देखने को मिल रहा है। तो लोअर मीन्स ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो ये आप कभी भी इस HIV जैसे वायरस को कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। ऊपर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर HIV वैक्सीन पर जो रिसर्च हो रही है तो इसमें भी फंडिंग कट किया है। NIH जो है USA की ऑर्गेनाइजेशन, NIH,
तो फंड कट होने की वजह से उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो स्टडीज चल रही हैं इसको होल्ड कर दिया है। करना ही पड़ा, क्यों क्यों मीन्स व्हेन यू डोंट हैव मनी हाउ कैन यू डू रिसर्च ऑन दिस थिंग। mRNA के साथ जुड़ी हुई भी यही चीज़ है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जिससे पूरी दुनिया पर इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकती है, राइट। तो इस पर ये ट्रंप साहब के डिसीजंस की वजह से ये चीज़ें हो रही है। दूसरी चीज़ है HIV प्रिवेंशन ड्रग्स जो हैं वो एक लंबे समय से मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है पता है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है, एक तो स्टिग्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा ये है कि यू हैव टू टेक पिल्स ऑन रेगुलर बेसिस, आपको डेली ये पिल्स लेनी है। तो इसमें कई बार लोग जो हैं वो भूल जाते हैं, गैप आ जाता है, तो ये कोई ऐसा प्रॉपर इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। लेकिन लेनाकापावीर जो है एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। साल में 2 बार आपको लेना है एंड दैट्स इट, यू आर डन, यू विल बी प्रोटेक्टेड। रिलायबल भी है, एडवांटेज इसका ये भी है। तो दिस इज ए वेरी गुड थिंग फॉर द वर्ल्ड। लेकिन एज यू नो कि अफोर्डेबल नहीं है तो फिर कोई इसका मीन्स मतलब ही नहीं बनता है। चलिए, ये लेनाकापावीर वाले विषय को भी हम यहाँ पर विराम देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वॉर के ऊपर, राइट। ये जो ट्रेड चल रहा है, ग्लोबल आर्म्स ट्रेड, हाउ डज द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वॉर इम्पैक्ट द ग्लोबल आर्म्स ट्रेड, डिस्कस। GS पेपर 3 के साथ जुड़े हुए काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं, इकोनॉमी, डिफेंस, ग्लोबल सिक्योरिटी, ये सारे विषयों के साथ टच होने वाला ये टॉपिक है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर युद्ध चल रहे हैं आप जानते हैं। जितनी चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, जहाँ जहाँ पर अलग अलग जगहों पर यह युद्ध हो रहा है, तो इसकी वजह से ये ग्लोबल आर्म्स ट्रेड जो है ये काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है, राइट। इसका ग्राफ ऐसे कुछ ऊपर जा रहा है। आजकल के युद्धों में आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए, मैग्नेट, सैटेलाइट के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, राइट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो ग्लोबल आर्म्स ट्रेड के साथ जुड़े हुए जो बिजनेसेस हैं और जो जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसको तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और हर एक देश का अगर आप देखेंगे ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि हर एक देश का जो डिफेंस बजट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और प्राइवेट कंपनीज आज एक नए लेवल पर काम करने लगी हैं। प्राइवेट कंपनीज जो जो देश हैं उनको क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, राइट। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज में जो गैप्स हैं ये फुलफिल कर रहे हैं। दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ ए थिंग, इसका हिस्ट्री के साथ एक देखें तो क्या कनेक्शन है। आप देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में स्टार्टिंग के टाइम पर, तो उस समय के जो राजा महाराजा थे तो उनको ये प्राइवेट कंपनी ही थी ना, तो ये प्राइवेट कंपनी उस समय के राजा महाराजा यानी कि वहाँ की उस समय की सरकार, तो सरकार को ये प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती थी, सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें प्रोवाइड करती थी। और एक वक्त ऐसा आया कि ये प्राइवेट कंपनी ने ही सारा राज्य जो है वो टेक ओवर कर लिया। आज दुनिया की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि फेसबुक हैं, अमेज़ॉन, गूगल एक्सेट्रा, तो ये कुछ बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, इन सारे क्षेत्रों में हैं। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डिफेंस के साथ जुड़ी हुई कंपनीज हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के साथ जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, वो इतनी ताकतवर बन जाए कि फिर वो सरकार को चलाने लगे या फिर सरकार जो है उनके अंडर में काम करने लगे। ऐसा भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और राजाओं का आप देख लीजिए हमारे देश में। सो ये भी भविष्य में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। द आर्म्स इंडस्ट्री perpetuates a cycle of escalation, driving countries to invest in ever costlier weapons. ये बढ़ता ही जा रहा है, राइट। ये साइकिल बढ़ती जा रही है। आपने लेट्स से 2 मिसाइल्स मंगवाई हैं, तो फिर आपका जो भी दुश्मन देश है वो कहेगा कि भाई चलो इसके पास ये 2 मिसाइल्स हैं तो हमें उससे सुपीरियर 3 मिसाइल्स चाहिए। तो ये 2 मिसाइल्स को लेकर मुझे पूरी सिस्टम, फिर आप मेरे पास 3 मिसाइल्स है तो आप 5 मिसाइल्स मंगवाएंगे किसी और कंपनी से या फिर किसी और देश से। तो ये चीज़ जो है वो चलती ही जा रही है, ये बढ़ता ही जा रहा है। इसमें इनको ही फ़ायदा है, ये आर्म्स रेस की वजह से ये कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अनमेंड सिस्टम्स, आप देख रहे हैं ना कि कैसे
पूरे वॉरफेयर को ये चीज़ें जो हैं वो अब चेंज कर रहे हैं. द वॉर बिजनेस थ्राइव्स डिस्पाइट इट्स फेलियर टू एंश्योर ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी. कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गेम भी चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई युद्ध बंद करना ही नहीं चाहता. ये जितना चलता जाएगा उतना बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं उनको नुकसान हो रहा है. बहुत सारे इट्स लाइक इसको कहते हैं अंग्रेजी में जीरो सम गेम. जीरो सम गेम. जीरो सम गेम का मतलब होता है कि आपका लॉस और मेरा प्रॉफिट. ऐसा नहीं है कि आपका थोड़ा लॉस और मेरा थोड़ा प्रॉफिट. नहीं, आपका कंप्लीट लॉस और मेरा कंप्लीट प्रॉफिट. दिस इज समथिंग एग्जाम्पल ऑफ जीरो सम गेम. तो ऐसा है कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, और कुछ जगहों पर कुछ ऐसे बिजनेसेस जो हैं दे आर थ्राइविंग. सो ये जीरो सम गेम ही है. मूविंग ऑन, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी, बायलैटरल टाइज. हाउ डज CSIS report on खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म इम्पैक्ट इंडिया कनाडा रिलेशंस डिस्कस. CSIS जो है ये जैसे हमारे देश में रॉ हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वैसे कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है, कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस. दिस इज CSIS, राइट, इसका फुल फॉर्म है. अब CSIS जो है इसने इस बात को एक्नॉलेज किया है, इस बात को माना है, स्वीकृति की है कि कनाडा में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है इनकी वजह से भारत की नेशनल सिक्योरिटी और कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी दोनों को बहुत बड़ा खतरा है. ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात CSIS कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी कह रही है. कनाडा की सिक्योरिटी एक एजेंसी ये CSIS ये कह रही है कि उनको फंड मिल रहे हैं, दे आर प्लानिंग वायलेंस, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो इसकी वजह से ये दोनों देशों को और दोनों देशों के संबंधों पर भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है. ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है. पास्ट में कनाडा की जो सरकार थी ये चीज़ें नहीं कर रही थी. आज कनाडा की सरकार इन चीज़ों को, इन रिपोर्ट को रिलीज़ करके ये बताया है कि जो अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, तो उनके जो एफर्ट्स चल रहे हैं कि वो कनाडा और इंडिया के रिलेशंस को रिपेयर कर रहे हैं. आपने देखा ना कि कैसे G7 की समिट से पहले इनविटेशन का एक श्योरिटी नहीं थी, फिर इनविटेशन भेजा गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए, हमने इसके बारे में भी बात की थी. G7 की जो समिट हुई और उसके बाद कैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे और उनके प्राइम मिनिस्टर के बीच में डिस्कशन हुई, रिलेशंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. ये निज्जर वाला केस आप जानते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल, राइट. तो ये जो रिलेशन को रिपेयर करने की बात है, तो उसमें एक और चीज़ यहाँ पर, एक और पॉजिटिव स्टेप जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये एक म्यूचुअल प्रॉब्लम है, दोनों के लिए प्रॉब्लम है और दोनों इसको मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इसी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ कितनी सारी हैं. ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज़ हैं इसकी वजह से कनाडा को भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं. कनाडा को ट्रम्प साहब ऐसा स्पीच में बता रहे थे कि कनाडा विल बी 51st स्टेट ऑफ USA, कि वो कनाडा को अपने ही देश का एक राज्य बनाना चाहते हैं, राइट. फिर टैरिफ को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं, फिर जिस प्रकार से ट्रम्प साहब पाकिस्तान के जो मुनीर के साथ अभी उन्होंने लंच किया, जो आई लव पाकिस्तान जैसे स्टेटमेंट्स दिए, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी है. ऊपर से इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है. तो ये सारे अनसर्टेन माहौल में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो हैं ये कनाडा के लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ साबित हो सकते हैं. ये बात हम भी जानते हैं और ये बात कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं, हमारा देश भी जानता है और कनाडा भी जानता है. ऊपर से यूनो के कितने 1.8 मिलियन, कुछ 18 लाख भारत के जो लोग हैं वो कनाडा में रहते हैं. तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्रवासी भारतीयों का, ऑफ कोर्स. सो दिस आर द थिंग्स दैट वी कैन सॉर्ट आउट टुगेदर, राइट. और दिस इंडिकेट्स कि भाई एक जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं, कनाडा भी डेमोक्रेटिक देश है, हमारा भी डेमोक्रेटिक देश है, तो एक
ऐसे प्रॉब्लम जो होते हैं, चैलेंजेस जो होते हैं, उनको अच्छी तरीके से उसको सॉर्ट आउट करने की क्षमता रखते हैं। और जहाँ तक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की बात करें तो दोनों को एक दूसरे के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारा जो चिंता का विषय है, तो इन चीज़ों को हम मिलकर बायलैटरल लेवल पर मिलकर काम कर सकते हैं, राइट। काउंटर टेररिज्म, ट्रेड है, जियो पॉलिटिक्स, ये सारे अलग अलग विषयों में, क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज हैं, क्योंकि दोनों में सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है, तो ये जब राइट सरकार, राइट विचारधारा वाले लोग लीडरशिप में होंगे तो अच्छी चीज़ हो सकती है। दोनों के रिलेशंस को नए लेवल पर ले जाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, very very important. And do drop a comment in the comment section. I'll see you soon with some more interesting stuff. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.